नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू MG5 के लास्ट ब्लॉक से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इस वीडियो में हम पहले तो कंपैरिजन जानेंगे मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म में, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म के फीचर्स को भी, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स को भी। तो पहले जैसे कि हमें टाइटल से ही क्लियर हो रहा है, पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि मॉडर्निज्म के बाद का जो पीरियड स्टार्ट हुआ उसे कहा गया पोस्ट मॉडर्निज्म। एंड ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड था ये आपका स्टार्ट हुआ था 1945 से लेकर आगे, जैसे 1970 से 1980s तक, इवन आप प्रेजेंट तक भी मान सकते हो। पोस्ट मॉडर्निज्म जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मॉडर्निज्म क्या है, एंड मॉडर्निज्म जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मॉडर्न और मॉडर्निज्म में क्या डिफरेंस है। तो पहले जान लेते हैं मॉडर्न क्या होता है। मॉडर्न इज रिलेटिंग टू द प्रेजेंट और रिसेंट टाइम्स एज अपोज्ड टू द रिमोट पास्ट, यानी कि मॉडर्न जो होता है उसका रिलेशन होता है प्रेजेंट और रिसेंट टाइम के साथ, जो कि पास्ट को अपोज करता है। यानी कि कोई भी मॉडर्न वर्ड जो है वो आपका डेडिकेट करता है उस पर्सन को जो प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट वैल्यूज को, प्रेजेंट रिचुअल्स को फॉलो करता है, एंड पास्ट के ट्रेडिशनल वैल्यूज को, जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं उनको अपोज करता है, यानी उनको फॉलो नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली में अक्सर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को ये बोलते हैं कि बच्चों तुम तो मॉडर्न हो। तो इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चे हैं वो प्रेजेंट टाइम की वैल्यूज को, कस्टम को, प्रेजेंट टाइम की जो फैशन है, रिचुअल है, उनको फॉलो करते हैं, ना कि अपने दादा दादी की जनरेशन को या अपने पेरेंट्स की जनरेशन को। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉडर्न क्या होता है। तो अब बात करते हैं मॉडर्निज्म की। तो मॉडर्निज्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडर्न एंड मॉडर्निज्म दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं। मॉडर्निज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट और आर्टिस्टिक मूवमेंट, यानी कि मॉडर्निज्म एक आपका लिटरेरी मूवमेंट है या आर्टिस्टिक मूवमेंट आप कह सकते हो। आपका जो मॉडर्निज्म है ये एक तरह का आपकी आर्ट्स की फील्ड में एक्सपेरिमेंटेशन करने वाला पीरियड था। ये आपका स्टार्ट हुआ था लेट 90th और मिड 20th सेंचुरी तक ही चला है। बेसिकली मॉडर्निज्म पीरियड जो है वो आपका वर्ल्ड वॉर 1 के अराउंड का पीरियड है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो मॉडर्निज्म है वो आपका स्टार्ट हुआ था अराउंड 1910 से लेकर 1945 तक। मतलब कि 1910 ले लो या आप 1901 से लेकर 1945 ले लो, इसकी एग्जैक्ट जो ड्यूरेशन है वो कंफर्म नहीं है। तो आप लगा लो कि अर्ली 20th सेंचुरी से मिड 20th सेंचुरी तक आपका मॉडर्न पीरियड रहा है। ओके, तो मॉडर्निज्म के दौरान जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर होते थे वो बेसिकली यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिकन राइटर्स द्वारा लेट 90th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में लिखे गए हैं। एंड मॉडर्निस्ट राइटर ने अर्ली 90th सेंचुरी के दौरान चल रही क्लियर कट स्टोरी टेलिंग एंड फॉर्मुलिक वर्सेस के अगेंस्ट एक तरह का रेबल किया था। एंड मॉडर्निस्ट राइटर के अकॉर्डिंग स्टोरीज जो होती हैं वो फ्रेगमेंटेड वे में कही जानी चाहिए। जो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले एंड जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की सोसाइटी है उसको फ्रेगमेंटेड वे में जो है बताना चाहिए, फ्रेगमेंटेड स्टेट्स में बताना चाहिए, ऐसा आपके मॉडर्निस्ट राइटर मानते थे। एंड मॉडर्निस्ट राइटर जो है वो फ्री वर्सेस लिखते थे, एंड इनकी जो पॉइंट्स होती थी इनमें बहुत सी कंट्रीज एंड डिफरेंट कल्चर्स को इंक्लूड किया जाता था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर है वो बेसिकली यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिकन राइटर्स द्वारा ही दिए गए हैं। तो देख लेते हैं अमेरिकन मॉडर्निस्ट राइटर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है T.S. इलियट, विलियम फॉकनर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेनरी जेम्स एक्सेट्रा। एंड कुछ यूरोपियन मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं, वो हैं वर्जीनिया वुल्फ, D.H. लॉरेंस, E.M. फॉस्टर्स एक्सेट्रा। एंड इंडियन राइटर्स भी हैं जो मॉडर्निस्ट राइटर्स माने जाते हैं जिन्होंने मॉडर्न पीरियड के दौरान लिखा था, वो है टैगोर एंड R.K. नारायण। एंड ये जो मॉडर्निस्ट राइटर्स थे ये ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग को ब्रेक करते थे। मॉडर्निज्म जो है वो एक कलेक्शन है कल्चरल मूवमेंट्स का जिसने बहुत सी फील्ड्स में रिफॉर्म किया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्ट्स की फील्ड में, आर्किटेक्चर फील्ड में, लिटरेचर में, म्यूजिक में, मतलब कि हर फील्ड में आप मॉडर्निज्म का इफेक्ट देख सकते हो। एंड इंग्लिश लिटरेचर में मॉडर्निज्म से पहले विक्टोरियन एज थी, एंड विक्टोरियन राइटर्स जो थे वो मोरालिटी पर फोकस करते थे। बट विक्टोरियन के बाद आपका मॉडर्निज्म आया, एंड मॉडर्निज्म जब आया तो इन्होंने जो है ड्रामेटिक चेंज लाया अपने थॉट्स में। एक्चुअली जो मॉडर्निस्ट राइटर्स थे वो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इन्होंने जो भी मतलब हालत हुई थी देशों की उसको जो है अच्छे से एक्सपीरियंस किया था। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 को अपनी आंखों से देखा था, तो उन्होंने अपने जो लिटरेचर हैं वो वर्ल्ड वॉर 1 के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही लिखे हैं, ना कि इन्होंने मोरालिटी बेस्ड लिखा है जैसे कि जो विक्टोरियन राइटर्स लिखते थे, जो मॉडर्निज्म का पहले का पीरियड था, विक्टोरियन पीरियड।
तो बहुत से मॉडर्निस्ट राइटर हैं जिन्होंने मॉडर्न एज में लिखा है एंड मॉडर्निस्ट लिटरेचर में इंडिविजुअल इज मोर इंटरेस्टिंग देन सोसाइटी एंड मॉडर्निस्ट राइटर ओल्ड फॉर्म्स एंड टेक्निक्स को फॉलो नहीं करते थे एंड ये राइटर वर्ल्ड वॉर 1 से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड थे एंड ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल में लिखते थे एंड ये उस दौरान नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ फेमस वर्क्स हैं जो मॉडर्न पीरियड के काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। सबसे पहले है वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस, सेकेंड है टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड आपको पोएम अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि किस तरह की पोएम है। उसके बाद है विलियम फॉकनर द साउंड एंड द फ्यूरी एंड लास्ट है जोसेफ कॉर्नार्ड अंडर वेस्टर्न आइज इनका वर्क है। तो ये सारे वर्क जो है ये आप इनको जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इनमें सोशल प्रॉब्लम जो सोसाइटी की बैड कंडीशन है, मिजरेबल कंडीशन हो रखी है, उसके ऊपर इन सभी वर्क्स ने फोकस किया है। ओके तो जैसा कि आप देख सकते हो कि पोस्ट मॉडर्न एज से पहले मॉडर्न एज थी एंड मॉडर्न एज से पहले आपकी विक्टोरियन एज थी। तो इनकी ड्यूरेशन देख लेते हैं। विक्टोरियन एज जो है वो आपकी 1837 से लेकर 1901 तक रही है। मॉडर्न एज आपकी 1901 से लेकर 1945 तक रही है एंड जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है वो आपका वो 1945 से लेकर 1970s अप्रॉक्स, इससे आगे भी हो सकता है, इसका कुछ कंफर्म नहीं है। मतलब कि आप देख सकते हो कि मॉडर्न एज के बाद आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ है। तो ये जो पोस्ट मॉडर्न राइटर्स हैं ये वर्ल्ड वॉर 2 से अफेक्टेड थे बिकॉज आपको पता होगा कि 1945 में आपका वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। तो उसी दौरान आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड, तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो मॉडर्निज्म के अगेंस्ट ही एक रिएक्शन था। मतलब कि पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स जो हैं वो मॉडर्निज्म के आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ के अगेंस्ट रिएक्शन दे रहे थे। तो आगे मैं आपको बता दूं कि आगे जो है हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ मॉडर्निज्म का कंटिन्यूसली जो है आपका कंपैरिजन होगा, तो आप देखते रहना। तो जैसे कि सबसे पहले है मॉडर्निस्ट राइटर जो है वो सोसाइटी को नेगेटिव नज़रिए से देखते थे। उनके अकॉर्डिंग यानी कि मॉडर्निस्ट राइटर्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी जो है वो पूरी तरह से करप्टेड है एंड ये रहने लायक बिल्कुल नहीं है। बट जो पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं। उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी में बुरी चीज़ें हैं तो सोसाइटी में अच्छी चीज़ें भी हैं। मतलब कि सोसाइटी में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। मतलब कि अगर कुछ है पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव भी है। एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स मानते थे कि अगर डिस्ट्रक्शन है तो होप भी है एंड करप्शन है तो ऑनेस्टी भी है। एंड जो मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं उनका मानना था कि वर्ल्ड पूरी तरह से दुखों से भरा पड़ा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टी.एस. इलियट का अगर आपने ये पोएम पढ़ी है द वेस्टलैंड तो आपको पता होगा कि टी.एस. इलियट ने इस पोएम में वर्ल्ड को फ्रेगमेंटेड दिखाया है। मतलब कि वर्ल्ड में सब कुछ अनस्टेबल दिखाया है, बिखरा हुआ दिखाया है। मतलब कि इस पोएम में टी.एस. इलियट ने बताया है कि वर्ल्ड में हर चीज़ बर्बाद हो चुकी है। वर्ल्ड में रेप है, लालच है, करप्शन है, लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, कोई भी ईमानदारी नहीं है, फेथ नहीं है, ट्रुथ की कोई वैल्यू नहीं है एंड कोई ना ट्रुथ की वैल्यू को समझता है। तो इस तरह से ये जो आपकी वेस्टलैंड पोएम है इसमें सोसाइटी की नेगेटिव इमेज को बहुत ही ज़्यादा डीपली पोर्ट्रे किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि जो मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं वो सोसाइटी को नेगेटिव उसमें जो है सोसाइटी की जो कंडीशन हो गई है, जितने ज़्यादा नेगेटिविटी सोसाइटी में है उसको अपने वर्क्स के थ्रू रिफ्लेक्ट करते थे। वो बताना चाहते थे कि सोसाइटी जो है अब रहने लायक, सर्वाइव करने लायक नहीं रही है। सोसाइटी में कोई फेथ नहीं है, कोई ऐसा कुछ बचा नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं बची है जहाँ से इंसान जो है स्ट्रेंथ ले सके। तो ऐसे आपके मॉडर्निस्ट राइटर्स लिखते थे। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स जो हैं उनका व्यू थोड़ा अलग है। उनका मानना है कि अगर सोसाइटी जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, फ्रेगमेंटेड हो चुकी है, तो जितने भी लोग हैं वो इस दुखी लाइफ को जीना जो है सीख चुके हैं। लोगों ने ऐसी कंडीशंस को, मतलब इस ये जो सिचुएशन है वर्ल्ड की, उसको अडेप्ट कर लिया है एंड वो अब इनकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। चाहे फिर करप्शन है, रेप है या मतलब सेल्फ सेंटर्डनेस है, ये हर चीज़ें जो है अब इंसान ने जो है अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लिया है। ऐसा आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स मानते हैं। ओके तो मैं आपको बता देती हूँ कि पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स कौन कौन से हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वो है मार्गरेट एटवुड, सैमुअल बेकेट एंड जीन फ्रैंकवाइज। ओके तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मॉडर्निज्म क्यों और कैसे आया। तो मॉडर्निज्म से पहले लोगों ने रियलाइज़ किया कि उनके पास उनके पिलर्स ऑफ फेथ नहीं है, जबकि हर इंसान के लिए लाइफ को जीने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, किसी फेथ की ज़रूरत पड़ती है जिससे इंसान को स्ट्रेंथ मिल सके। तो विक्टोरियन एंड रोमांटिक पीरियड के दौरान जो पिलर्स ऑफ फेथ हैं वो धीरे धीरे शेक हो रहे थे। ह्यूमन जो है रियलाइज़ कर रहा था कि उनका जो फेथ है उनके पिलर्स पर वो धीरे धीरे जो है मतलब एक तरह से मतलब ख़त्म हो रहा है
है एंड इंसान के पास कुछ भी नहीं बचा है जिसके ऊपर वो फेथ रखे। तो जब पिलर ऑफ फेथ जो है वो शेक हो गए तब फिर मॉडर्निज्म पीरियड जो है स्टार्ट हुआ एंड ये जो मॉडर्निस्ट राइटर्स थे ये फिर नेगेटिव इमेज को बताते थे सोसाइटी की। सोसाइटी में कोई फेथ नहीं है, कोई मतलब जैसे उतनी मॉरल वैल्यूज नहीं बची हैं, तो इस बात पर फोकस करते हैं आपके मॉडर्निस्ट राइटर्स, क्योंकि इनको पता है कि जो पिलर्स ऑफ फेथ हैं वो अब खत्म हो चुके हैं। तो उसके बाद ये मॉडर्निज्म जो है आपका स्टार्ट हुआ एंड इन्होंने नेगेटिव इमेज को जो है बताना शुरू किया सोसाइटी की। ओके, तो जान लेते हैं कि पिलर्स ऑफ फेथ कौन कौन से हैं एंड क्यों लोगों ने इन फेथ के पिलर्स पर बिलीव करना छोड़ दिया। तो आपके बेसिकली 5 पिलर्स ऑफ फेथ हैं। सबसे पहले है गॉड, सेकंड है किंग, थर्ड है इंडिविजुअल, फोर्थ है डेमोक्रेसी एंड फिफ्थ है साइंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गॉड। तो जैसा कि आप सबको पता भी होगा कि गॉड को जो है एक तरह से पावर ऑफ गॉड यानी कि गॉड को जो है पावर का सिंबल माना जाता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि विक्टोरियन एंड रोमांटिक पीरियड की राइटिंग्स में उस दौरान जो है वर्क्स में पावर ऑफ गॉड को दिखाया जाता था। लोगों को जो है गॉड की पावर पर फेथ था। बट फिर बाद में ग्रेट फिलोसफर आए जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन एंड वो अपनी एक बुक लेकर आए जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड ये इन्होंने विक्टोरियन एज यानी कि 1859 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि ह्यूमन क्रिएशन जो है वो गॉड की क्रिएशन नहीं है, बल्कि ह्यूमन जो है वो नेचुरल प्रोसेस से मतलब कि नेचुरल मैकेनिज्म से, साइंटिफिक प्रोसेस से बना है। एंड अपने इस वर्क ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में चार्ल्स डार्विन ने क्लेम किया कि इंसान की इवोल्यूशन जो है वो साइंस से हुई है, ना कि गॉड से। तो चार्ल्स डार्विन के इस थॉट के बाद लोगों का गॉड पर से फेथ उठ गया, एक तरह शेक हो गया। तो हम देख सकते हैं कि विक्टोरियन पीरियड के दौरान लोगों का जो गॉड पर से फेथ है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था एंड इस तरह की राइटिंग सामने आ रही थी कि वो जो फेथ है वो धीरे धीरे शेक हो रहा था। अब जो लोग मानते थे कि इंसान जो है वो गॉड की क्रिएशन है, जब उनको नई चीज़ पता लगी कि इंसान तो साइंस की क्रिएशन है, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो फेथ था गॉड पर वो हिल गया। अगला जो हमारा पिलर ऑफ फेथ है वो है किंग। तो जैसा कि हम सबको पता है कि विक्टोरियन एज के दौरान जो लोग हैं वो किंग पर काफ़ी ज़्यादा फेथ रखते थे, वो किंग जो उन पर रूल करता था। तो इस दौरान फिर आए कार्ल मार्क्स जिन्होंने अपनी एक डॉक्यूमेंट दी 1848 में, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि जो किंग है यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो आपकी हाईएस्ट सोसाइटी है, वो लोअर क्लास यानी कि गरीब जो आपकी वर्किंग क्लास है उनका शोषण करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं एंड जो लोअर क्लास है वो गरीब से और ज़्यादा गरीब होती जा रही है। एंड ये जो किंग यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वही वर्किंग क्लास की सफरिंग का कारण है। तो कार्ल मार्क्स जो है वो कैपिटलिज्म को ख़त्म करके कम्युनिज्म लाना चाहते थे एंड ये बोल रहे थे कि अगर कम्युनिज्म आएगा तो कोई रूलर नहीं होगा, कोई रूल नहीं करेगा, सब इक्वल होंगे। एंड ये इन्होंने बोला कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, सब कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी हो, मतलब कोई किंग नहीं हो, कोई उसकी मतलब सत्ता नहीं हो। तो कार्ल मार्क्स के इस थॉट के कारण लोगों को लगा कि जो किंग है वही गरीबों के शोषण का कारण है। तो लोगों का जो किंग पर से फेथ था वो भी उठ गया, बिकॉज लोगों को रियलाइज हो गया कि किंग उनकी सफरिंग का रीज़न है। तो कार्ल मार्क्स का आपका ये जो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट भी है, एमईजी 5 में ही है आपका ये टॉपिक भी। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है अगर आपने कार्ल मार्क्स के बारे में डिटेल में जाना है, बिकॉज यहाँ पे तो मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली बताया है। तो अगर आपने डिटेल में जाना है तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर किसी ने देखना है कार्ल मार्क्स द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो क्या बोल रही थी मैं आपको कि कार्ल मार्क्स का ये जो थॉट था कि आपका किंग यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वही लोअर क्लास का शोषण कर रही है इनडायरेक्टली, तो लोगों को जब ये चीज़ पता लगी तो किंग पर से भी लोगों का जो फेथ था वो शेक हो गया। तो अब हमारा जो थर्ड पिलर ऑफ फेथ है वो है इंडिविजुअल। ओके, तो विक्टोरियन पीरियड के दौरान जो लोग थे वो खुद पे फेथ रखते थे, अपने माइंड पे वो फेथ रखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका ये फेथ भी ख़त्म होने लगा जब सिगमंड फ्रायड ने अपनी साइको एनालिटिकल थ्योरी दी 1901 में, जिसमें इन्होंने 3 स्टेट्स ऑफ माइंड दी यानी कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। एंड इन्होंने इन 3 स्टेट्स ऑफ माइंड को आइस वर्क के थ्रू जो है एक्सप्लेन किया, मतलब आइस वर्क एज अ मेटाफॉर यूज़ किया। एंड जो फ्रायड है उन्होंने बताया कि कॉन्शियस माइंड जो है वो इंसान का
10% ही है जो इंसान के कंट्रोल में होता है, कॉन्शियस माइंड। यानी कि जो मैं अभी आपसे जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, तो ये सब कुछ जो है कॉन्शियस माइंड में हो रहा है, मेरे को पता है। सब कुछ जो प्रेजेंटली होता है वो कॉन्शियस माइंड में होता है। तो सिगमंड फ्राइड ने बोला कि कॉन्शियस माइंड तो आपका सिर्फ 10% है, बाकी का 90% आपका सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तब जब इंसान को ये चीज़ पता लगी कि सिर्फ 10% माइंड है जो उनके कंट्रोल में है, जो उनको पता है, तो बाकी का 90% उनको नहीं है पता। तो जब इंसान ने ये चीज़ सुनी तो इंसान का अपने माइंड पर, जो इंडिविजुअल का अपने माइंड पर जो फेथ था वो भी शेक हो गया ड्यू टू सिगमंड फ्राइड। ओके, तो अब हमारा जो अगला पिलर ऑफ फेथ है वो है डेमोक्रेसी। तो जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ 1914 से लेकर 1918 तक, तो उस दौरान बहुत बड़ा वॉर हुआ था, बहुत सारा खून खराबा हुआ, बहुत से सोल्जर्स मारे गए, बहुत सारा नुकसान हुआ था। एंड वर्ल्ड वॉर 1 जो है डेमोक्रेसी के नाम पर लड़ा गया था। तो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जो लोग थे वो डेमोक्रेसी पर फेथ रखते थे। लोगों को पता था कि जो फ्रीडम उनको मिला है बोलने का, कुछ भी करने का, ये सारा फ्रीडम जो है उनको डेमोक्रेसी ने दिया है, तो डेमोक्रेसी पर उनका फेथ था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 जब डेमोक्रेसी के नाम पर हुआ तो उनका जो पॉजिटिव मतलब उनका जो थॉट था डेमोक्रेसी को लेकर वो नेगेटिव हो गया। लोगों ने सोचा कि वर्ल्ड वॉर 1 का जो कारण है वो डेमोक्रेसी है, एंड लोगों को लगा कि डेमोक्रेसी के कारण ही इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लोगों का जो डेमोक्रेसी पर फेथ था वो भी शेक हो गया। तो अब हमारा जो लास्ट पिलर ऑफ फेथ है वो है साइंस। ओके, तो अर्ली 20th सेंचुरी में जो लोग हैं वो साइंस पर फेथ रखते थे। साइंस जो है न्यू न्यू इन्वेंशंस कर रही थी, बट फिर साइंस के कारण ही खतरनाक एटॉमिक बॉम्ब बने, कुछ बहुत सारे जैसे जेट्स वगैरह कुछ भी है, सारे है तो साइंस की देन। तो बहुत सारे बर्बादी का जो मटेरियल था वो बना। तो जैसे कि फिर लोगों को पता लगा कि जो साइंस है वो एडवांसमेंट का कारण तो है ही है, लेकिन साथ में वो खतरनाक चीज़ों को भी तैयार कर रही हैं। तो जब ऐसी डिस्ट्रक्शन वाले इन्वेंशन जो हैं वो साइंस के कारण होने लगे, तो लोगों का जो फेथ था साइंस पर वो भी उठ गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट कारणों के कारण लोगों का जो फेथ था अपने पिलर्स ऑफ फेथ के ऊपर, वो जो है उनका धीरे धीरे खत्म हो गया। तो जब ये फेथ जो है लोगों का खत्म हुआ तो फिर मॉडर्निज्म उस दौरान जो है स्टार्ट हुआ। तो ये जो राइटर्स थे, मॉडर्निस्ट राइटर्स, ये सोसाइटी की रियलिटी को बताते थे कि सोसाइटी में कोई फेथ नहीं बचा है, लोगों की जो पिलर्स ऑफ फेथ हैं वो शेकन हो चुके हैं, एंड इंसान के पास कुछ बचा नहीं है जिसके ऊपर वो फेथ रख ले। मतलब कि सोसाइटी जो है पूरी तरह से फ्रेगमेंटेड हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, मतलब सर्वाइव करने लायक नहीं बची है, ऐसा आपके मॉडर्निस्ट राइटर्स मानते थे। तो इस तरह से बिकॉज पिलर्स ऑफ फेथ, पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ जो हैं वो ख़त्म हो रहे थे, तो फिर मॉडर्निज्म आया जिसने सोसाइटी की रियलिटी को बताया, जो नेगेटिव रियलिटी है सोसाइटी की उसको बताया। मॉडर्निस्ट राइटर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 देखा था, कई कोल्ड वॉर्स देखे थे, एंड इन्होंने ये चीज़ें अपनी आंखों से एक्सपीरियंस की थी। तो इन्होंने अपनी राइटिंग्स में इन बैड हैपनिंग्स को कहीं ना कहीं दर्शाया था। मतलब इनकी राइटिंग्स जो हैं वो इन बैड हैपनिंग्स पर बेस्ड होती थी। हालांकि पिलर्स ऑफ फेथ तो शेक हो चुके थे, बट अर्ली 20th सेंचुरी में कुछ राइटर्स थे जिनका बिलीव था कि सॉल्यूशन इज पॉसिबल। मतलब कि वो जो है सर्च ऑफ सॉल्यूशन पर जो है फोकस करते थे, एंड सर्च ऑफ सॉल्यूशन ही मॉडर्निस्ट राइटर्स का मेन थीम होता था। बट फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड आया, एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स जो है वो सॉल्यूशन पर फोकस नहीं करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल सैमुअल बेकेट का अगर आपने ये वर्क पढ़ा है वेटिंग फॉर गोडो, तो आपने देखा होगा कि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं बताया गया है, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम की बात की गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है। एंड ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म है इसको पोस्ट कॉलोनिज्म भी कहा जाता है, बिकॉज 1945 के बाद आपका पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ था, एंड 1945 के बाद ही धीरे धीरे ब्रिटिशर्स अपनी कॉलोनीज खो रहे थे। बहुत सी कॉलोनीज जो है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड आते आते ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। तो इसी कारण पोस्ट मॉडर्न पीरियड को आपका पोस्ट कॉलोनिज्म पीरियड भी कहा जाता है। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के फीचर्स को, या आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो हम मेनली 10 कैरेक्टरिस्टिक्स जानने वाले हैं। सबसे पहले है मल्टीपल मीनिंग। पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड के दौरान जितने भी वर्क्स लिखे गए हैं या तो उनके मल्टीपल मीनिंग होते थे या तो कंप्लीट लैक ऑफ मीनिंग होता था। तो हमारा जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है पेस्टिक। तो पेस्टिक का मतलब होता है अलग अलग वर्क से थोड़ा थोड़ा मतलब डाटा उठाकर या थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उठाकर किसी एक वर्क में पेस्ट कर देना, उसको पेस्टिक कहते हैं। तो जो पोस्ट
मॉडर्न वर्क होते थे वो पेस्टिक होते थे, बिकॉज पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स जो है वो थोड़ा थोड़ा कंटेंट डिफरेंट वर्क से उठाकर जो है अपने वर्क में डालते थे। तो अब हमारा जो थर्ड फीचर है वो है मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म का मतलब क्या होता है, जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है उनमें कॉमन कैरेक्टर्स की बात की जाती थी। जैसे कि पहले के वर्क्स में किंग की, गॉड की, वॉरियर्स की, नाइट्स की बहुत ज़्यादा बातें की जाती थी, बट पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में कॉमन कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाता था। तो अब हमारा जो फोर्थ है फीचर वो है मैक्सिमलिज्म। मैक्सिमलिज्म का मतलब होता है बहुत ही लेंथी एंड डिटेल्ड राइटिंग लिखना। तो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखा करते थे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैजिक रियलिज्म, एंड इसको मार्वलस रियलिज्म भी कहा जाता है। एंड पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में मैजिक रियलिज्म का यूज़ होता था। मैजिक रियलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा फिक्शनल वर्क, एक ऐसा वे ऑफ राइटिंग, एक ऐसा स्टाइल जिसमें मॉडर्न वर्ल्ड के रियलिस्टिक व्यूज़ के साथ साथ कुछ मैजिकल एलिमेंट्स भी डाले जाते हैं। तो मतलब कि जो आपके पोस्ट मॉडर्न राइटर हैं वो ऐसे फिक्शन लिखते थे जो मॉडर्न वर्ल्ड की रियलिटी को तो बताते ही थे, साथ में उनमें मैजिक के कुछ एलिमेंट्स भी होते थे। तो इस तरह के वर्क्स आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स लिखते थे जिनमें मैजिक रियलिज्म होता था। तो हमारा जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंटरटेक्चुअलिटी। ओके, तो इंटरटेक्चुअलिटी का मतलब होता है किसी प्रीवियस वर्क के रेफरेंस को लेकर न्यू टेक्स्ट लिखना। तो जो आपके पोस्ट मॉडर्न राइटर्स थे वो मैक्सिमलिज्म यूज़ करते थे, काफ़ी ज़्यादा लेंथी राइटिंग्स जो है डिटेल में लिखते थे। तो उनमें जो है प्रीवियस टेक्स्ट, प्रीवियस वर्क्स का भी रेफरेंस होता था। एंड इंटरटेक्चुअलिटी मीन्स सच वर्क्स विच इज़ रिलेटेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। मतलब कि इंटरटेक्चुअलिटी वर्क्स वो होते हैं जो एक अदर वर्क्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं एंड जो अदर वर्क से रिलेटेड भी होते हैं। तो आपके इंटरटेक्चुअलिटी बेस्ड वर्क जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स लिखा करते थे। ओके, देन हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक है फैक्शन। फैक्शन जो है वो लिटरेरी वर्क की एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें फिक्शनल इवेंट्स एंड रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स को इतने अच्छे से मिक्स किया जाता है कि पढ़ने वाले जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि क्या रियल है एंड क्या फिक्शनल है। तो जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर होते हैं उनमें ये वाली क्वालिटी भी होती है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो है टेम्पोरल डिस्टॉर्शन। तो जो आपके पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है उनमें टेम्पोरल डिस्टॉर्शन होती थी। मीन्स कि राइटर्स जो है वो लीनियर टाइम यूज़ नहीं करते थे। मतलब कि जो राइटर्स होंगे वो अपने वर्क्स में कभी पास्ट को ले आएंगे, कभी प्रेजेंट चल पड़ेगा, कभी फ्यूचर की बात निकल आएगी। मतलब कि टाइम जो होता है वो लीनियर नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं टेम्पोरल डिस्टॉर्शन। तो जो आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स होते हैं वो टेम्पोरल डिस्टॉर्शन यूज़ करते हैं, लीनियर टाइम यूज़ नहीं करते हैं। बल्कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन वाला वर्क इनका होता है टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो हमारा सेकेंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेटाफिक्शन। तो मेटाफिक्शन जो है वो एक्ट ऑफ राइटिंग अबाउट राइटिंग। मीन्स कि जो पोस्ट मॉडर्न राइटर है वो इस तरह के वर्क्स लिखते थे जिनमें राइटर्स रीडर्स को अवेयर करता है कि वो जो फिक्शन पढ़ रहे हैं वो फिक्शन ही है, ना कि कोई रियलिटी है। हालांकि नॉर्मली जो राइटर्स लिखते हैं वो फिक्शनल वर्क को भी रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। वो लोगों को इस चीज़ के लिए मतलब बिलीव दिलाते हैं कि वो फिक्शन अगर पढ़ रहे हैं तो वो फिक्शन ही है, मतलब रियलिटी नहीं है। तो हमारा जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है मल्टी नरेशन। तो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में मल्टी नरेशन की जाती हैं। या तो राइटर खुद स्टोरी में होकर स्टोरी को नरेट करेगा, या तो स्टोरी को किसी और के थ्रू नरेट करवाया जाएगा, या एक ही स्टोरी में मल्टीपल नरेटर्स होते हैं। तो इस तरह से आपके जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर हैं उनमें मल्टी नरेशंस का यूज़ किया जाता है। अच्छा, तो यही था पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही है, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अभी MEG5 पर और भी वीडियोस आने वाली हैं, अगर आपको वो देखनी है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।